मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में मैं मुकेश हरण आपका स्वागत करता हूं। अब हम भाग 10 लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं। उसका विषय भी हमारा फल बोध ही है, मतलब जन्म कुंडली में फल बोध। तो अगला जो काफी ढेर सारे बिंदु हमने समझे थे, अब अगला जो बिंदु ये है कि यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह स्वराशि का हो और मूल त्रिकोण का हो तो वो बलवान होता है। साथ ही यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह स्वराशि का हो या मूल त्रिकोण का हो और वक्री हो तो वो उच्च के समान फल देता है। इसी प्रकार से यदि कोई ग्रह उच्च का होकर के वक्री हो तो वो नीच के समान फल देगा, एवं यदि कोई ग्रह नीच का होकर के वक्री हो तो वो उच्च के समान फल देता है। तो ये 3 पॉइंट हमने और समझ लिए। इसके बाद में जन्म कुंडली में ग्रह फल किस प्रकार से देते हैं, तो जन्म कुंडली में ग्रह कुछ स्थायी फल देते हैं, एवं भले वो अच्छे हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और कुछ फल अस्थायी रूप से देते हैं जब वो गोचर में वहां पर आते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य यदि लग्न में हो तो व्यक्ति को स्किन डिसीज होती है, सूर्य यदि दूसरे भाव में हो या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति की आंखें कमजोर होती है। ये एक स्थायी फल हो गया। सभी ग्रह जन्म कुंडली में कुछ फल स्थायी रूप से देते हैं और कुछ फल गोचर में आने पर देते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। तो सूर्य यदि लग्न में है तो व्यक्ति को स्किन डिसीज होती है। एक एग्जाम्पल के लिए, सूर्य यदि दूसरे भाव में या 12वें भाव में है तो व्यक्ति की आंखें कमजोर होती है। तो ये एक सूर्य का स्थायी फल हो गया। इसी प्रकार से सूर्य यदि अष्टम भाव में हो या सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन खराब हो जाता है। तो ये सूर्य के स्थायी फल हो गए। लेकिन जब सूर्य गोचर में जहां पर आएगा उस हिसाब से वो अपने अस्थायी फल कुछ समय के लिए देगा। तो जन्म कुंडली के अंदर ग्रह कुछ फल स्थायी रूप से देते हैं और कुछ फल अस्थायी रूप से देते हैं जो गोचर में आने पर अपना प्रभाव दिखाते हैं या महादशा अंतरदशा आने पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है कि गोचर में चंद्रमा जिस राशि में हो वह उस राशि को एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। मतलब गोचर कुंडली भी हम देखते हैं तो चंद्रमा जिस भाव में हो, जिस राशि में हो, उस भाव के फल को बढ़ा देता है, एक्टिव कर देता है या सक्रिय कर देता है। या गोचर में चंद्रमा जिस ग्रह के साथ हो उस ग्रह के फल को भी एक्टिव कर देता है। तो चंद्रमा अन्य ग्रहों के बल को बढ़ाने का काम करता है। अगला बिंदु है गोचर कुंडली का लग्न वही रहेगा जो हमारी जन्म कुंडली का है। जन्म कुंडली का जो लग्न है वही हमारे गोचर कुंडली का भी रहेगा। भाव चलित कुंडली का भी लग्न वही रहेगा और गोचर कुंडली का भी लग्न वही रहेगा। जैसे किसी की जन्म कुंडली कन्या लग्न की है तो गोचर का भी जब अपन लग्न बनाएंगे तो उसका कन्या लग्न ही लेंगे। यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र कुंडली हमारी मान लो मिथुन लग्न की है, चंद्र कुंडली हमारी मिथुन लग्न की है तो गोचर में भी जो हम चंद्र कुंडली बनाएंगे वो मिथुन लग्न की ही होगी। मतलब लग्न नहीं बदलेगा, ग्रह अपने स्थान के हिसाब से बदलते जाएंगे गोचर के अंदर, लेकिन लग्न और राशि लग्न दोनों नहीं बदलेंगे। अगला बिंदु है कि व्यक्ति की प्रकृति जन्म नक्षत्र से पता चलती है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति किस परिस्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, कब वो ईमानदारी से काम करेगा, कब वो बेईमानी करेगा, कब कौन सा गुण या दोष उसका बाहर आएगा, ये उसके नक्षत्र से हमको अनुमान लगता है। मतलब जन्म कुंडली में जन्म किस नक्षत्र में हुआ है ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु है कि प्रत्येक नक्षत्र, हर जन्म कुंडली का एक नक्षत्र होगा तो प्रत्येक नक्षत्र शरीर के किसी न किसी अंग को दिखाता है। प्रत्येक नक्षत्र शरीर के किसी न किसी अंग को दिखाता है। वो व्यक्ति की बीमारी भी उसी
अंग से संबंधित होगी। जैसे कि मघा नक्षत्र में या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हार्ट को दिखाता है। नक्षत्र से संबंधित कौन सा अंग है? हृदय। तो मघा नक्षत्र के व्यक्ति को हृदय संबंधी बीमारी होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसी प्रकार से एक और उदाहरण से अपन समझते हैं कि जैसे अश्विनी नक्षत्र सिर को दिखाता है, तो अश्विनी नक्षत्र के व्यक्ति को सिर संबंधी बीमारी होने के चांस अधिक होंगे। इसी प्रकार से जो ग्रह शुभ त्रिकोण के स्वामी है, जो ग्रह शुभ त्रिकोण के स्वामी है, मतलब पहला, पांचवा और नौवा, जो ग्रह शुभ त्रिकोण के यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश है, वो अपनी महादशा अंतरदशा में हमेशा लाभ देंगे। इसी प्रकार से जो ग्रह त्रिकेश मतलब 12वां, छठा और 8वां, छठा भाव, 6वां भाव ये त्रिकेश कहलाता है, 8वां भाव ये भी त्रिकेश कहलाता है और 12वां भाव ये भी त्रिकेश कहलाता है। इनके जो स्वामी हैं वो हमेशा अपने को नुकसान देंगे, अपनी महादशा अंतरदशा में हमेशा नुकसान देंगे। कुछ कंडीशन है जब वो लाभ दे सकते हैं, उसकी अपन चर्चा अगले बिंदुओं में करेंगे। अगला बिंदु है, यदि किसी जन्म कुंडली में, ये एक जन्म कुंडली है, मान लो ये धनु लग्न की जन्म कुंडली है, तो इसके 8वें भाव में कर्क राशि हुई, तो इसका स्वामी हो गया चंद्रमा, तो चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जैसे एक और कुंडली है, एक ये मकर लग्न की कुंडली है, तो इसके 8वें भाव में सिंह राशि हो गई, 5 नंबर, तो सूर्य को भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। मतलब पॉइंट ये है कि चंद्रमा और सूर्य को 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। कौन कौन से दो ग्रह हैं? सूर्य और चंद्रमा। इनको 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा या सूर्य 6ठे में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, राशि से नहीं बल्कि खुद चंद्रमा या सूर्य 6ठे, 8वें, 12वें में हो, तो वो अपना फल खराब देंगे। मतलब चंद्रमा और सूर्य को षष्टेश, अष्टमेश और व्ययेश होने का दोष तो नहीं लगता है, लेकिन यदि चंद्रमा और सूर्य स्वयं 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो उनको वो अपना फल खराब कर देते हैं, मतलब उनको दोष लगता है। तो ये दूसरे अगला बिंदु है कि यदि जन्म कुंडली के ग्रह जिस राशि में हो, नवमांश चक्र में भी वो ग्रह उसी राशि में हो, तो ग्रह वर्गोत्तम कहलाते हैं और अधिक फल देते हैं। मान लो कि जैसे 4 और ये यहाँ पे 5 नंबर में मान लो सूर्य है और यहाँ पे भी 5 नंबर में ही सूर्य है, मतलब सूर्य अपनी खुद की राशि में यहाँ पे भी 5 नंबर में है, यहाँ पे भी 5 नंबर में है, तो ये सूर्य वर्गोत्तम कहलाएगा एवं बलवान हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पे 2 अंक के अंदर शुक्र है या बुध है, वृषभ राशि में बुध है और बुध यहाँ पर भी वृषभ राशि में ही है, इसका मतलब है कि बुध वर्गोत्तम हो गया। तो भले लग्न कोई कौन सा भी हो, यदि किसी ग्रह की जन्म कुंडली की राशि और नवमांश कुंडली की राशि एक ही हो, तो ग्रह वर्गोत्तम कहलाएगा और अधिक फल देगा। इसी प्रकार से यदि जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन चलित भाव कुंडली में वही हो, जैसे मान लो एक उदाहरण अपन ले लेते हैं, ये हमारी जन्म कुंडली है और ये हमारी भाव चलित है, भाव चलित या चलित कुंडली। दोनों के लग्न सेम होंगे। जैसे मान लो लग्न कन्या है,
और मान लो यहां पे सूर्य बैठा हुआ है और भाव चलित कुंडली में भी सूर्य यहीं पर है। मान लो यहां पे चंद्रमा है और भाव चलित कुंडली में भी चंद्रमा यहीं पे है। मान लो यहां पे बुध है और भाव चलित कुंडली में बुध मान लो एक घर आगे चला गया। तो जन्म कुंडली और ये भाव चलित जो ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में यदि भाव चलित कुंडली में है तो वो बलवान होंगे। और यदि ग्रह अपना स्थान बदल दे, जैसे बुध ने अपना स्थान बदल दिया, जन्म कुंडली में बुध नवम भाव में है लेकिन भाव चलित कुंडली में बुध दसम भाव में आ गया है, मतलब ये बुध कमजोर है, इसने अपना स्थान छोड़ दिया है। तो जन्म कुंडली और भाव चलित कुंडली दोनों का अध्ययन करने से अपने को ग्रहों के बल का अनुमान हो जाता है। यदि ग्रह पिछले भाव में आ जाए तो भी कमजोर होगा। यदि कुंडली के अंदर ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो या स्वराशि के हो तो वो बलवान माने जाएंगे। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में ग्रह यदि अपनी नीच राशि में हो तो वो कमजोर माने जाएंगे। तो मित्रों, मान लो कि सिंह लग्न की कुंडली है, मान लो सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा शुक्र की राशि में है, तो लग्न का स्वामी सूर्य हो गया और चंद्रमा का स्वामी शुक्र हो गया। ये दोनों आपस में मित्र नहीं है तो कुंडली कमजोर हो जाएगी। मतलब यदि लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी एक ही ग्रुप का हो तो कुंडली बलवान होती है। छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी यानी कि त्रिक भाव के स्वामी यदि चंद्रमा या सूर्य हो तो उनको त्रिकेश होने का दोष नहीं लगता है। या फिर हम ये भी उसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यदि चंद्रमा या सूर्य छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी हो तो उनको षष्ठेश, अष्टमेश या व्ययश होने का दोष नहीं लगता है। लेकिन ये भी हमने देखा था कि यदि स्वयं चंद्रमा या सूर्य छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, 12वें भाव में हो तो उनका फल खराब मिलता है और कुंडली कमजोर हो जाती है। तो ये लास्ट में हमने बिंदु समझा था। अब अगला बिंदु हमारा ये है कि यदि केंद्राधिपति, यदि केंद्र के स्वामी, 3 लग्न के अलावा 3 केंद्र होते हैं, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो जिस प्रकार से ये मान लो धनु लग्न की कुंडली है तो 9, 10, 11, 12 नंबर यहाँ पे होगा, 1, 2, 3 नंबर यहाँ पे, 4, 5 और 6 नंबर यहाँ पे होगा। मतलब केंद्र का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो अब यहाँ पे देखिए धनु लग्न की कुंडली में चौथे नंबर वाले केंद्र में मीन राशि है, मतलब स्वामी गुरु हो गया, और 7वें में मिथुन राशि है, मतलब स्वामी बुध हो गया, और 10वें में भी मिथुन राशि है, स्वामी बुध हो गया। तो यदि केंद्र का स्वामी मतलब लग्न को छोड़ के चौथा, 7वां और 10वां भाव, केंद्र का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो, मतलब शुक्र हो या फिर गुरु हो या बुध हो या चंद्रमा हो, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में अक्रिय हो जाएंगे, फल नहीं देंगे। इसी प्रकार से यदि केंद्र का स्वामी, जैसे ये एक मकर लग्न की कुंडली अपन ले रहे हैं, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 8, 9। अब यहाँ पे देखिए मकर लग्न की कुंडली में ये केंद्र है आपका, ये चौथा भाव, ये 7वां भाव और ये आपका 10वां भाव। यहाँ पे चतुर्थेश, चौथे भाव का स्वामी मंगल होगा क्योंकि मेष राशि है। तो अगला बिंदु हमारा ये है कि यदि केंद्राधिपति यानी कि चौथा, 7वां, 10वें भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, जैसे कि सूर्य, मंगल और शनि, तो वो अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल देते हैं या खराब फल नहीं देते हैं। दोनों तरह से इस बात को समझा जाता है कि यदि केंद्राधिपति अशुभ ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो तो वो अपनी अशुभता छोड़ देता है या अपनी क्रूरता छोड़ देता है, खराब फल नहीं देता है बल्कि शुभ फल देता है। तो इस बिंदु को अपन एक बार फिर से समझते हैं कि यदि
केंद्र का स्वामी मतलब चौथे, सातवें और 10वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो अपनी महादफा अंतरदशा में अपनी शुभता खो देता है, अक्री हो जाता है, मतलब न खराब फल देगा न अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से यदि केंद्र का स्वामी यानी चौथा, सातवां, 10वें भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो, स्वामी क्रूर ग्रह हो तो वो अपनी दफा अंतरदशा में शुभ फल देगा, अपनी अशुभता छोड़ देता है। तो इस भाग में अपन इतना ही समझेंगे। धन्यवाद। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अपना समय देने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।